हम अध्ययन कर रहे हैं एक ऐसे चित्रकार के बारे में जिन्होंने दृश्य चित्रकला में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। दृश्य चित्रकला को भी वह महत्व प्रदान किया जो कि विषय की दृष्टि से गौण माने जाते थे और जिनको कला के क्षेत्र में केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया जाता था, उसके स्थान पर उन्होंने दृश्य चित्रण को एक विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानकर कला के क्षेत्र में अपनी पहचान दी। अगर हम प्राचीन काल से कला के अध्ययन को हम देखें तो हम ये देख पाते हैं कि कला के क्षेत्र में दृश्य चित्र को एक पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग किया गया है जो कि मुख्य दृश्य को उभारने में सहायक होती है। तो दृश्य चित्र को पूर्ण विषय का दर्जा दिलाने में कांस्टेबल, जॉन कांस्टेबल और टर्नर दो ऐसे महान चित्रकार हुए, विश्वविख्यात चित्रकार हुए, जिन्होंने दृश्य कला को पूर्ण विषय का दर्जा दिलाया और उन्होंने दोनों ने ही प्रकृति को चित्रित किया विषय के रूप में और दोनों की दृष्टि थोड़ी अलग रही। जैसा कि मैंने पूर्व लेक्चर में भी बताया कि जहाँ जॉन कांस्टेबल प्रकृति के शांत स्वभाव को प्रस्तुत करते थे, वहीं टर्नर ने प्रकृति के रौद्र रूप को भी दर्शाया। दोनों की चित्रण तकनीक में भी अंतर रहा। जॉन कांस्टेबल की प्रकृति में हम बादलों का खूबसूरत अंकन देख सकते हैं। उन्होंने पृष्ठभूमि में जो दृश्य चित्र वह बना रहे हैं उसमें जो आकाश को जो स्थान दिया है, बादलों को जो स्थान दिया है, वह बहुत ही दर्शनीय है। उनके लगभग आधे से अधिक भाग में अगर हम देखें तो आकाश प्रमुखता से दिखाई देता है। संयोजन की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन्होंने संयोजन को भी एक ऐसा रूप दिया है, एक ऐसा इस प्रकार का संयोजन किया है कि हमारी दृष्टि अग्रभूमि जो कि मुख्य विषय के रूप में या मुख्य दृष्टि केंद्र के रूप में है, वहाँ से होते हुए पीछे विस्तृत आकाश की तरफ जाती है। वातावरणीय दूरदृश्य लघुता और रेखीय दूरदृश्य लघुता दोनों का ही उन्होंने प्रयोग किया अपने चित्रों में। ये दोनों का प्रयोग होते हुए भी वातावरणीय दूरदृश्य लघुता और रेखीय दूरदृश्य लघुता, अगर हम पृष्ठभूमि जहाँ पे पृष्ठभूमि में अनंत जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हैं, वहाँ पे जो आकार छोटे हो गए हैं या धूमिल होने की स्थिति में है, वहाँ पर भी उनके रंगों की जो चमक है वो दिखाई देती है। हम उनके चित्रों को अगर जूम इन करके देखते हैं, उनको और अधिक नज़दीकी से देखने का प्रयास करते हैं, तो उसके अंदर भी हमें कई लेयर्स देखने को मिलती हैं। जहाँ अग्रभूमि में बड़े आकार चित्रित हैं, विषय को थोड़ा सा रोचक बनाने की दृष्टि से मानव आकृतियों का अंकन है, वहीं पृष्ठभूमि में जो आकाश और पृथ्वी जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ पौधे वृक्ष छोटे होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनका भी अपना एक महत्व है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने वहाँ पे उनको मात्र पृष्ठभूमि को विलीन करने की दृष्टि से बनाया है। आकारों की स्पष्टता में थोड़ी कमी आई है, आकार छोटे भी हुए हैं, रंगों को थोड़ा सा धूमिल भी किया गया है, फिर भी हम उनको पहचान सकते हैं। तो
हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने जहाँ अग्रभूमि में बारीकी या प्रकृति की सूक्ष्मता की तरफ दृष्टि रखी है, वहीं पृष्ठभूमि में उन्होंने वातावरणीय और रेखीय दूरदृश्य लघुता का प्रयोग करते हुए भी हम आकारों को बिल्कुल गौण नहीं किया है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि बादलों का अंकन, आकाश का अंकन उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया है और उसमें एक त्रिआयामी प्रभाव हमें बादलों के अंकन में दिखाई देता है। कहीं पे बादल जो कि वहाँ के वातावरण में या उनके प्रकृति दृश्यों में दिखाई देते हैं, उसके अंदर एक रुई के जैसे बादलों का आभास होता है और उसमें घनत्व नज़र आता है, त्रिआयामी प्रभाव नज़र आता है, रंगों का, विभिन्न रंगों का प्रयोग नज़र आता है। कहीं वे पानी के बोझ से भारी होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं उनके ऊपर जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसकी चमक उनमें दिखाई देती है। दूध से धुले हुए कहीं ऐसा प्रतीत होता है कहीं कहीं, और कहीं पे जो प्रकृति में जब बादलों के अंदर पानी होता है और काले घने बादल नज़र आते हैं, वह भी दिखाई देता है। वृक्षों में प्रकाश किसी एक निश्चित दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। पेड़ों से छनकर आता हुआ प्रकाश भूमि पर दिखाई देता है। उसमें जो पत्थर हैं, पत्तियां हैं, लकड़ी है, वह भी चमकती हुई नज़र आती हैं। फूल दिखाई देते हैं प्रकृति के अंग के रूप में। कहीं कहीं पानी है जो भूमि पर है, उसके ऊपर प्रकाश की किरणें झिलमिलाती हुई नज़र आती हैं। तो प्रकृति के इस सौम्य रूप को उन्होंने अपने चित्रों में प्रस्तुत किया और कहीं पे भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मात्र प्रकृति को उन्होंने रंगों की दृष्टि से दिखाया है या खाली वातावरण की दृष्टि से दिखाया है। उन्होंने प्रकृति के सभी अंगों का प्रयोग किया है। कहीं वहाँ पे हमें फूलों की खूबसूरती भी नज़र आती है, प्रकाश का प्रभाव भी नज़र आता है, साथ ही साथ रंगों की चमक, स्पष्टता, ब्रश स्ट्रोक्स, ये सभी उनके चित्रों में नज़र आता है। कांस्टेबल जो है ब्रश स्ट्रोक, छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक लगाते थे और इसके अलावा नाइफ का भी प्रयोग उन्होंने अपनी चित्रण विधि में किया और अपनी रंगांकन पद्धति है उसमें बहुत ही परिष्कृत व जाली सदृश्य जो ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग कर उन्हें सुंदर रूप प्रदान किया है। इंग्लैंड के जो बहुवर्गवासी देहाती प्रदेश के जो प्रकाश व आसमान जो था, उसको उन्होंने उसी प्रकार का रूप प्रदान किया है जैसा वह दिखाई दे रहा है। 1825 में कांस्टेबल ने अपना एक चित्र लीपिंग हॉर्स, लांघता हुआ अश्व बनाया और 1820 में अनाज का खेत, इन चित्रों से को उन्होंने अकादमी में प्रदर्शन हेतु भेजे और इन चित्रों से प्रभावित होकर 1829 में उन्हें अकादमी का पूर्ण सदस्य मान लिया गया। 1837 में लगभग 60 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 1870 में जब मोने व पिसारो, जो कि दोनों प्रभाववादी चित्रकार के रूप में कार्य किया, लंदन आए थे, तब उन्होंने कांस्टेबल और टर्नर के चित्रों का अध्ययन किया और वह उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके रंगों से, रंगांकन पद्धति से, प्रकाश के प्रभाव से दोनों ही चित्रकार काफ़ी प्रभावित हुए और प्रभाववादी आंदोलन
में जो परिवर्तन आए समय अनुरूप, या जो जिनसे मोने और पिसारो दोनों ही प्रभाववाद के प्रतिनिधि चित्रकार थे, उनको इन कांस्टेबल और टर्नर के चित्रों से बहुत लाभ हुआ, बहुत प्रभावित हुए उनके चित्रों से, और प्रकाश का भी प्रभाव उन्होंने उससे सीखा। रंगांकन पद्धति में जो परिवर्तन लाए वह भी महत्वपूर्ण रहा। कांस्टेबल एकमात्र ऐसे चित्रकार थे जो अपने मूल प्रदेश को छोड़कर और कहीं नहीं गए और आसपास के देहाती दृश्यों को निष्ठा से चित्रित करने में आजीवन लगे रहे। कांस्टेबल द्वारा निर्मित चित्र भूदृश्य या प्रकृत्याशित कहे जाते हैं। इन चित्रों में उन्होंने अपने देश की धरती के सौंदर्य की सजीव छवि का अंकन किया है। तो इस प्रकार से कांस्टेबल ने प्रकृति दृश्यों को एक नवीन रूप प्रदान किया, एक विषय का दर्जा दिलाया, और उनके जो प्रमुख चित्र हैं द हेवन, द वाइट हॉर्स, द लॉक, और इसके अलावा सेलिसबरी कैथेड्रल जिसके बारे में हमने चर्चा की, द कॉर्नफील्ड, ये भी बहुत अनाज का खेत, 1826 में ये लगभग इन्होंने बनाया था और बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है ये भी। और स्टोनहेंज इन्होंने इसमें भी एक इंद्रधनुष का अंकन किया। और सीस्केप एक 1824 विद रेन क्लाउड, सीस्केप विद रेन क्लाउड, इस चित्र में कहीं ना कहीं हम टर्नर का प्रभाव नज़र आता है, जो इसमें नाम मात्र को अग्रभूमि में भूमि का अंकन किया है और बाकी स्थान पर जो है विस्तृत आकाश नज़र आता है, और आकाश में जो घने बादल और एक तरह से प्रकृति का रौद्र रूप नज़र आ रहा है। बोट बिल्डिंग नियर फ्लैटफोर्ड मिल, ये भी प्रमुख चित्र है। और इसके अलावा द लीपिंग हॉर्स 1825 में ये बना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। और इस तरह से काफ़ी सारे इन्होंने प्रकृति चित्र बनाए, जीवन पर्यंत प्रकृति चित्रण करते रहे, और जो अपना इनका क्षेत्र था, मूल प्रदेश था, उसको छोड़कर यह नहीं गए। आने वाले लेक्चर में हम एक और कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।